गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 8 पढ़ रहे थे, जिसमें लेसन का नाम था दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। तो कुछ जानकारी हम दो विश्व युद्धों के बीच में किस तरीके से क्रांति हुई, और आगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से महामंदी के परिणाम हुए, युद्ध के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई वह कैसे हुई। तो हम पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसको एक बार मैं थोड़ी सी रिवीजन कर दूं ताकि आप लोगों को आगे वीडियो समझने में आसानी हो। जिसमें हम क्या देखे थे कि 1928 के दशक में क्या होने लगा कि सोवियत रूस जो था के द्वारा क्या है नियोजित सही तरीके से विकास की शुरुआत होने लगी थी, और सही ढंग से सोवियत के द्वारा जो विकास हो रहा था वह काफ़ी अच्छी गति से उसमें सोवियत के द्वारा खर्च किए जा रहे थे उद्योगों में, जिसके माध्यम से किसानों को भी फ़ायदा होने लगा। उद्योगों में जिन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा था उनका भी उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने लगा। तो इस तरीके से 1940 के पहुँचते पहुँचते तक सोवियत संघ एक औद्योगिक देश के रूप में, एक ताकतवर देश के रूप में वह आगे बना। तो बच्चों आज हम ये देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कृषि का सामूहिकरण। किस तरीके से कृषि में सामूहिकरण के मतलब समूहों के माध्यम से किस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाने लगा, या उसके क्या परिणाम हुए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर ध्यान देते हैं, बुक की ओर अपनी, और देखते हैं कि क्या बताया गया है कि कृषि का सामूहिकरण कैसे हुआ है। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े भी थे। तो इस तरीके से 1917 के बाद जो भूस्वामी, भूमि के जो मालिक थे, कि जमीन किसानों के बीच क्या होने वितरित होने लगी, मतलब बंटने की वजह से अधिकांश जो कृषक थे वह मध्यम वर्ग में भी आने लगे, और कुछ किसान क्या है वो बड़े किसान के रूप में जाने लगे। लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। जो खेती का जो उत्पादन हो रहा था, ये खेतों में जो उत्पादन किया जा रहा था वह पुराने विधि या तरीकों से ही किया जा रहा था, जिसके माध्यम से क्या हो रहा था कि जो उत्पादन हो रही थी वह कम हो रही थी। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं, ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके। तो जो स्टालिन ने जब देखा कि जो पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने कृषि में बदलाव लाने के लिए एक पहल की कि किसानों से कहा कि वह जो अपने खेत है उसे क्या है विशाल फार्म के तौर पे, बड़े भूभाग के रूप में उसे बड़े पैमाने पर खेती करने के उपयोग में लाए, और साथ ही साथ उसमें क्या होने लगेगा कि खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जा सके। इस तरीके से जब बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी तो उसमें क्या है खेती में मशीनों का भी उपयोग किया जाना, खेती में जैसे जुताई हो गया, बीजों को गिराना हो गया, इस तरीके से नए नए आधुनिक तरीके सामने उपयोग करने की वजह से आने लगे और उनका भी विकास होने लगा। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। यहाँ जिस तरीके से स्टालिन ने आधुनिक तरीके से मशीनों का उपयोग करके खेती को बढ़ावा देना चाहते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन इससे क्या हुआ, अधिकांश जो छोटे किसान और मध्यम किसान थे वो तो इसके लिए तैयार हो गए, मगर जो बड़े किसान थे और जो मध्यम किसान जो थे, बड़े किसान और कुछ किसान मध्यम वर्ग के थे, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों पर जो जबरदस्ती की गई, मतलब जो विरोध कर रहे थे उन्हें जबरन इस कार्य के लिए मजबूर किया गया। वे लाखों की
संख्या में गिरफ्तार किए गए, काला पानी भेजे गए या मार डाले गए। तो इस तरीके से जो उनका विरोध कर रहे थे उन्हें मजबूरन इस तरीके से बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया गया। और साथ ही साथ लाखों ऐसे सैनिक थे जिन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी भेजा गया या तो मार डाले गए। ऐसी जगह जहाँ पे बीच में टापू होती थी और उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होती थी, जहाँ जो उन्हें बंदी बनाया गया था, जिन किसानों को या जिन लोगों को, वो वहाँ से भाग पाना उनके लिए असंभव था। तो ऐसी सजा के लिए उन्हें भेज दिया गया। इस जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त थी। तो इस तरीके से जब किसानों को जबरदस्ती ऐसी खेती करने के लिए मजबूर किया गया तो क्या होने लगे, रूस की जो कृषि थी वह कैसे संकटग्रस्त, मतलब संकट से घिरी हुई रही। फलस्वरूप 1932-34 के बीच भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग भूखमरी के कारण मरे, लेकिन 1936 तक कृषि सामूहिकरण पूरा हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, संकट की स्थिति में उस समय 1932 और 34 के बीच में एक भीषण अकाल पड़ा, मतलब ऐसा अकाल कि लोगों को खाने के लिए भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। तो इस भूखमरी की वजह से लाखों लोगों इस भूखमरी से जूझे और मरे भी। और साथ ही साथ क्या होने लगा कि 1936 तक क्या होने लगा, कृषि का सामूहिकरण, मतलब सामूहिक तौर से उसका विस्तार होने लगा और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। तो इस तरीके से जो निजी खेती जो हो रही थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ। अब क्या होने लगा कि कृषि को नए तरीके से, किस तरीके से विस्तार हो, इसके लिए इसमें क्या है, नए नए औद्योगिक चीज़ों का या तकनीकों का उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा। या साथ ही साथ खेतों में ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाने लगा जिसका बाजार में अधिक मात्रा में खपत हो सके। तो इस तरीके से 1937 के बाद कृषि का विस्तार होने लगा और वह औद्योगिकरण, मतलब उद्योगों का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि उत्पादन के माध्यम से जो खेती से जो फायदा मिल सकता था उद्योगों में, तो उसमें तीव्र आने लगी। और साथ ही साथ जब मांग बढ़ी तो क्या होने लगा कि उत्पादन भी अधिक होने लगा। अब देखेंगे क्रांति के बाद सोवियत रूस के विस्तार को लेकर काफ़ी विवाद रहा। जब क्रांति के बाद जो क्रांति हुई उसके बाद जो सोवियत रूस में जो विकास को लेकर जो बढ़ रही थी, प्रगति कर रही थी, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा था। और इसके विरोधाभासों पर कई इतिहासकारों ने अपना आकृष्ट किया है। मतलब विरोधाभास मतलब दो होना और नहीं होना, उस स्थिति को लेकर के जो विकास जो हो रहा था सोवियत रूस में, उसमें विरोधाभास मतलब विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो इस पर लेकर के इतिहासों ने अपना ध्यान उस पर दिया कि किस तरीके से जो विरोधाभास है उसे बाहर निकला जा सके। एक और पहली बार इतिहास में अभिजाते पूंजी भूस्वामियों जो पहले मतलब एक और जो थी स्थिति, उसमें इतिहासकारों ने ये भी बताया कि अभिजाते वर्ग जो उच्च वर्ग में आते थे, जो संपन्न वर्ग के होते थे, वैसे भूस्वामी और पूंजीपति जिनके पास पूंजियां अधिक होती थी, व्यापारियों व शाही दरबारियों के बिना, शाही दरबारी मतलब जो राज परिवार से संबंध रखने वाले, तो दरबारियों के बिना गरीब मजदूरों व किसानों ने एक नए समाज की रचना की। इन सब ने मिलकर के एक क्या है, इतिहास में अपना एक नए समाज की इन्होंने कल्पना की, जिसमें कौन थे, अभिजाते वर्ग के, पूंजीपति वर्ग के और साथ ही साथ शाही दरबारियों ने इसमें क्या है, बखूबी से भाग लिया। इस समाज में सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि जरूरतें, सुविधाओं को पहुंच समान रूप से बनी रही। तो
इस तरीके से क्या होने लगा, इतिहास वर्गों ने देखा कि किस तरीके से मजदूर और किसान इन्होंने अपने लिए एक नए समाज की स्थापना कर रहे थे, रचना कर रहे थे, और साथ ही साथ ये समाज में लोगों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी जो आवश्यक चीज़ें थी वह लोगों को समान सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, और समान रूप से भी। बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई और सबको काम मिला। तो इस तरीके से जो बेरोजगारी थी, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, वह समाप्त हो गए और सबको क्या मिलने लगा, काम मिलने लगा। इस तरीके से आगे देखते हैं। 1929-32 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरीके से जो 1929 में जो विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी, तो उस बीच में जो पूंजीवादी देश थे, उन देशों के पास जिनके पास पूंजी थी, उन देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी जो आई थी उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ। निरक्षरता में भारी कमी आई। अब लोग क्या है, अब शिक्षा अपने पढ़ाई लिखाई जो थी उसमें अब वृद्धि होने लगी। सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादक कार्यों पर भी जोर दिया गया। तो इस तरीके से लोगों को अक्षर ज्ञान में वृद्धि होने लगी, लोग शिक्षा को समझ सके, और साथ ही साथ शिक्षा तो प्राप्त कर ही रहे थे, लेकिन जिन विषयों की जो मूल पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ अब शारीरिक श्रम, शरीर के माध्यम से किस तरीके से श्रम किया जा सकता है, तो ऐसे चीज़ों का उत्पादन कार्य पर भी जोर दिया जाने लगा। अब आगे देखेंगे, रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे, रूस जो देश थे उसके जो पड़ोसी देश थे वो काफ़ी क्या थे, पूंजीवादी थे, उनके पास पूंजी थी। लगातार इसी प्रयास में रहे कि वह सफल ना हो मतलब रूस को वह सफल तौर से देखना नहीं चाहते थे। तो इस प्रयास में वो हमेशा लगे रहते थे और रूस को विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते थे। तो जिस तरीके से रूस हर क्षेत्र में आगे निकलता जा रहा था, तो वो जो पड़ोसी देश थे उनमें हमेशा समस्याएं उत्पन्न करते रहते थे रूस के सामने। लेकिन इसके बावजूद रूस अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका। इन परिस्थितियों के बावजूद भी रूस क्या है, इस अपने आप को मजबूत कर लिया, और साथ ही साथ जो समस्याएं थी उन समस्याओं से वह बाहर निकल आया और क्या होने लगा, 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा। तो इस तरीके से जो सोवियत रूस था वो 1940 तक एक आधुनिक नए तरीके की शक्ति के रूप में वह सामने आया। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था सोवियत रूस में बनी हुई थी उसमें बहुदलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी दल को ही मान्यता प्राप्त थी। जो इस तरीके से तो हमने देखा कि सोवियत रूस में जो आर्थिक स्थिति थी, चाहे उद्योग से संबंधित सामाजिक आर्थिक, तो वो काफ़ी बेहतरीन होती जा रही थी आधुनिक शक्ति की वजह से। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी रूस में बनी हुई थी वह बहुदलीय, मतलब एक दल से अधिक दल की जो प्रणाली थी, मतलब अधिक दलों जो होते थे उन जगह पर अब क्या होने लगा, साम्यवादी, मतलब एक ही दल के लोगों के द्वारा ही किया जाने वाली शासन प्रणाली प्राप्त थी। इस कारण लोगों के सामने राजनीतिक विकल्प मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर बहुदलीय दलीय प्रणाली होने से तो उनके पास बहुत सारे दल में भाग होने का मौका या ऑप्शन हो सकता था, लेकिन उनके सामने एक ही साम्यवादी दल थी जिसमें उनके पास कोई विकल्प ऑप्शन नहीं थे। इसके अलावा वहाँ शासन की आलोचना करने तथा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करने पर भी भारी रोक लगी थी। तो इस तरीके से वहाँ क्या है, एक ही शासन प्रणाली चलने की वजह से शासन की आलोचना करने, मतलब उनकी जो भी बात या अपने जो भी सोच विचार थे या जो मुद्दे थे उसे सामने रखने, और तथा जो वैकल्पिक की सोच थी, जो विकल्प या ऑप्शन होते थे वह प्रस्तुत करने पर उन पर क्या थी, रोक लगी हुई थी। और अक्सर शासन की नीतियों के विरोध करने वाले, चाहे वे साम्यवादी दल के क्यों ना हो, को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया
जाता था और मार डाला जाता था। अगर क्या है, कोई भी अगर जैसे वहाँ सोवियत रूस में एक ही साम्यवादी दल की शासन प्रणाली चल रही थी, अगर कोई उस पर विरोध करता था, उनका खंडन करता था, तो उसे क्या माना जाता था, देशद्रोही, मतलब देश के खिलाफ जाने वाला। तो इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता था या तो फिर उन्हें मार डाला जाता था। इस तरह जहां एक और गरीबों को राजनीति में भाग लेने का मौका मिला, वहीं उनके पास विकल्प न होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया। तो इस तरीके से एक तरफ क्या है, गरीब लोगों को राजनीति में भाग लेने का मौका तो मिला, लेकिन उनके पास ऑप्शन या विकल्प या कुछ और तरीके प्रस्तुत करने या करने की या सोच वो नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या होने लगा, जो लोकतंत्र थी उसका पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती तो लोग अपने जो सोच विचार थी, अपने तर्क थी, वह खुले तौर से शासन के सामने, सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। अब आगे देखते हैं, सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। तो इस तरीके से जो देखते हैं कि किस तरीके से जो क्रांति हुई वह पूरे विश्व पर गहरा असर डाला। इसका प्रभाव दूर दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीब के अधिकार के लिए लड़ने वालों को इससे प्रेरणा मिले और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। जो जिस तरीके से सोवियत रूस में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ रही थी, तो उसको देखते हुए उसका जो असर हो रहा था वह पूरे देश पर पड़ता जा रहा था। तो इस वजह से जो दूर दराज के जो देश थे, पड़ोसी देश थे, खासकर कौन थे, जो उपनिवेश से जो ऐसे शक्तिशाली देशों के द्वारा जो कमजोर देशों पर उन पर आधिपत्य शासन किया जाता है। तो ऐसे देशों में क्या है, स्वतंत्रता और जो गरीबी थी उसके अधिकार को लड़ने वाले लोगों के लिए क्या मिले, प्रेरणा मिली कि किस तरीके से सोवियत रूस आगे बढ़ रहा है और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। तो इस तरीके से वो भी रूस जिस तरीके से कर रहा था उसी के मार्गदर्शन पर या उनको देख करके वो प्रेरणा लेकर के वो भी कार्य करने लगे। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया। तो इस तरीके से रूस में क्या साम्यवादी के नेतृत्व में, मतलब उनके संचालन में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया। किसके माध्यम से, साम्यवादी पार्टी के माध्यम से। और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हर देश में भी ऐसी पार्टियों का निर्माण होने लगा। इनके आंदोलन के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों को जमीन पर अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्था बनी। तो इस आंदोलन के दबाव से क्या है, हर देश में मजदूरों के कल्याण, मजदूरों को किस तरीके से उनका कल्याण हो सके, उनमें सुधार हो सके, और साथ ही साथ किसानों को उनके जमीन पर अधिकार देने के साथ साथ क्या है, कानून भी उनके लिए बने और ठोस व्यवस्थाएं जिन्हें आसानी से तोड़ा ना जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगी। तो इस तरीके से सोवियत रूस के माध्यम से जो प्रभाव था वह बाकी देशों पर भी पड़ने लगा। अब आगे देखेंगे 2.2 में भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। पिछले खंडों में हमने देखा कि रूस ने पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रण औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली को लोकतंत्र स्वीकारा। तो हमने ये चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रूस जो था वह पूंजीवादी औद्योगिकरण में भी विकास की जगह उन्होंने क्या है, राज्य का नियंत्रण करते हुए औद्योगिकरण का वो विकास को अपनाया और उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की जगह वह सोवियत शैली को लोकतंत्र के रूप शैली का जो लोकतंत्र था उसे वह स्वीकारा। वहाँ बहुदलीय चुनाव और व्यक्तित्व लोकतंत्र तांत्रिक अधिकारों को भी नहीं माना गया। तो इस तरीके से वहाँ जो बहुदलीय चुनाव थे, मतलब एक दल से अधिक दलीय चुनाव जो थे, और साथ ही साथ वैकल्पिक मतलब ऑप्शन जो होते थे, वह लोकतांत्रिक अधिकार जो थे उनको भी नहीं माना गया। जो अधिकार बने थे उनको नहीं माना। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर
अधिक जोर था। तो उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय के लिए जो लोकतंत्र शासन प्रणाली बनी हुई थी और साथ ही बहुदलीय चुनाव और साथ ही साथ जो व्यक्तियों के लोक हित के लिए जो लोकतांत्रिक अधिकार जो बने थे उस पर उन्होंने जोर दिया था। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस तरीके से क्या है यह जो बाजार आधारित जो पूंजीवादी औद्योगिकरण खड़ी थी या उद्योग धंधे का जो विकास हो रहा था पूंजीवादी के द्वारा, तो उसमें यह मान्यता थी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होंगी उसमें वो आर्थिक मामलों में वह इन चीज़ों पर दखल नहीं देना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था है वह बाजार पर ही वह स्वयं निर्णय कर सके किस तरीके से चीज़ों का आयात निर्यात हो, इसकी वो बाजार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत बड़ा धक्का सन 1929 की भीषण मंदी से लगा और अपने आप को बदलने पर विवश हुआ। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों की वजह से एक विचार सामने आया जो 1929 में जो भीषण आर्थिक मंदी से जो जूझ रहे थे, जिसमें लोगों को खाने पीने रहने तक के लिए भी काफ़ी समस्याओं का सामना पड़ा। तो उस स्थिति में उन्हें अपने आप को बदलने के लिए वो क्या हो गए, विवश हो गए, करने को वो मजबूर हो गए। अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई कि सभी देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी। तो इस तरीके से जो प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई उसमें सभी देश क्या चाहते थे कि आर्थिक रूप से विकास होगा और साथ ही साथ जब 1919 के बाद जब युद्ध समाप्त हुए प्रथम विश्व युद्ध, तब 1919 में ऐसा परिवर्तन होने भी लगा। लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया। लेकिन जो विकास जो हो रहा था वह 1923 के बाद रुक सा गया। थम सा मतलब रुक जाना। और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई जो 1933 तक यानी 4 साल तक बनी रही। ये 1929 जो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ बातें सोवियत रूस में कुछ बातों को बतलाया गया है इसमें। तो यहाँ फिर से बताया गया है कि किस तरीके से जो 1929 में जो पूंजीवादी जो दुनिया थी, जहाँ पे पूंजीपतियों का ज़्यादा योगदान था, पूंजी के माध्यम से उद्योग में विकास हो रहा था, किसानों, उद्योग धंधों, खनिजों में भी साथ ही साथ। तो उस स्थिति में क्या है, पूरी दुनिया में जब भीषण आर्थिक मंदी आई तो अपने साथ साथ सभी चीज़ों को चपेट में ले आई, जो 1933 तक मतलब 4 साल तक यह स्थिति बने रही। इस स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद फिर विकास का दौर शुरू हुआ, लेकिन जब स्थिति ये खत्म हुई, नॉर्मल होने लगी, सामान्य होने लगी, तो स्थिति फिर से शुरू हो गई। लेकिन 1929 तक मंदी का असर 39 तक मंदी का असर बना रहा। आर्थिक मंदी यानी क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता है, मतलब एक ही जैसे समान रूप से हर चीज़ में विकास नहीं होता है। उसमें लगातार तेजी और मंदी के दौर एक के बाद एक आते रहते हैं। तो कभी कभी किन चीज़ों में उत्पादन अच्छी होती है, किन चीज़ों में उत्पादन गिर जाती है। तो स्थिति एक जैसे समान नहीं रहती, तो किसी दौर में वृद्धि तो किसी दौर में कम होती रहती है। अब आगे देखते हैं। तेजी के समय पूंजी का निवेश बढ़ता है। जब तेजी तो उसमें पूंजी का निवेश बढ़ता है, खर्च बढ़ता जाता है, उत्पादन बढ़ता है, मजदूरों को काम और वेतन भी अधिक मिलता है। जब उत्पादन बढ़ता है तो क्या है, मजदूरों को काम भी मिलता है और साथ में वेतन में भी वृद्धि होती है। इस कारण वे अधिक चीज़ें खरीद पाते हैं और चीज़ों की मांग और कीमतें बढ़ती है। जब उत्पादन बढ़ता है, वेतन भी बढ़ता है और लोगों को काम भी मिलता है, तो इस स्थिति में के कारण वो चीज़ों को अधिक खरीद पाते हैं और साथ ही साथ चीज़ों की मांग भी बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती है। इस कारण और अधिक पूंजी निवेश होता है, मतलब पूंजी अधिक उसमें वेस्ट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इस तरह तेजी का चक्र चलते रहता है। इस खुशनुमा दौर के अंत में अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है। मतलब जब स्थिति अच्छी चलती है तो उस स्थिति में क्या होता है, चीज़ों को अत्यधिक मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता है और वे
नहीं पाते हैं। जब खुशनुमा मतलब स्थिति अच्छी रहती है तो देखते हुए लोग क्या है उन चीज़ों का उत्पादन अधिक कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी उत्पादन जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिससे सामान है वह बिक नहीं पाते और माल की कीमत क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। तो जब चीज़ों का उत्पादन तो बहुत अधिक मात्रा में किया गया है लेकिन उन चीज़ों का बिक्री नहीं हो पा रहा है, तो जब हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं या ऐसी स्थिति से जब पूंजी जो खर्च किए रहते हैं या पूंजीपति वर्ग जो, तो उन्हें क्या है उस समय उनकी स्थिति डगमगा जाती है, उनका जो विश्वास होता है वह हिल जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उत्पादन कम देते हैं जिससे मजदूरों को कम वेतन मिलता है। जब मंदी में खतरा उत्पन्न होता है तब क्या है पूंजीपति वर्ग उत्पादन कम करने लगते हैं और मजदूरों को वो कम भी वेतन देते हैं। मतलब जिस तरीके से उत्पादन होती है उसी हिसाब से मजदूरों को काम और उनका वेतन मिलता है और वे बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थिति क्या हो जाएगी, वह काम उन्हें नहीं मिलेगा। अब वे और कम सामान खरीद पाते हैं, इसके चलते मंदी और गहरी हो जाती है। जब उनके पास वेतन नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो वो सामान नहीं खरीद पाएंगे और इसके चलते क्या है मंदी स्थिति फिर से डगमगा जाती है। आमतौर पर आर्थिक मंदी का असर कम समय के लिए रहता है। जो मंदी जो रहती है, जो घाटे में चले या स्थिति नाजुक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इस स्थिति में कम समय के लिए जो मंदी रहती है वो कम समय के लिए रहती है और फिर कुछ हद तक वो फिर क्या होने लगती है, फिर से तेजी की आशा रहती है, मतलब बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। जो 1929 की स्थिति जो हम पढ़ चुके हैं कि वह 4 साल तक लंबे समय तक चलने वाला एक आर्थिक मंदी था जो पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। अब आगे देखते हैं। सन 1925 से ही अमेरिका में मंदी के आसार उभरने लगे थे। ये 1925 में अमेरिका की स्थिति में क्या होने लगे कि मंदी जो था वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही, अमेरिका के किसानों ने उत्पादन खूब बढ़ाया जिसके लिए वे बैंक से बहुत उधार भी ले रखे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में जब कृषि प्रभावित रही, कृषि पर प्रभाव हो रही थी, उस स्थिति में अमेरिका के किसानों ने उत्पादन को खूब बढ़ाया था। मतलब किसानों ने जो उत्पादन कर रहे थे उसमें वृद्धि की गई थी, जिसके लिए वे क्या है बैंकों से उधार लेकर के रखे थे अपने उत्पादन के लिए। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में कृषि फिर से स्थापित हुआ। लेकिन क्या होने लगा कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब युद्ध समाप्त हो गए प्रथम विश्व, तब उसके बाद यूरोप में फिर से कृषि में वृद्धि होने लगी और उसने अमेरिका के अनाज खरीदना कम कर दिया। जब यूरोप में स्थिति सुदृढ़ होने लगी, बढ़िया होने लगी या अच्छी होने लगी, तब अमेरिका से वो अनाज खरीदना कम कर दिए। इस कारण अमेरिका में कृषि उपज की कीमतें घटने लगी और किसान परेशान होने लगे। जब अमेरिका से यूरोप कृषि या जो भी अनाज खरीदते थे वो नहीं खरीदने लगे तो उनकी उपज की कीमतें घटने लगी और किसान क्या हो गए, परेशान हो गए। वे बैंक की किस्त नहीं चुका पा रहे थे। जो क्या है वो अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बैंकों से उधार लेकर के अपनी कृषि को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, जब यूरोप उनसे अनाज लेना बंद कर दिया गया तो अमेरिका के जो किसान थे उनकी स्थिति, उनकी जो कृषि की उपज की जो कीमतें थी वह घटने लगी और वो बैंक की किस्तों को चुका पाने में असमर्थ हो रहे थे। आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, रूस में औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार धन जुटाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें क्यों घटी, इसका उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, समय से पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और पढ़ाई पर ख़ास तौर से ध्यान दीजिए क्योंकि इस स्थिति में आप लोगों को पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है।